हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। हम लोग जियोग्राफी लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये हमारा जियोग्राफी का लास्ट चैप्टर है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने लैंड ट्रांसपोर्टेशन मेथड दैट इज रेलवे, रोड और पाइपलाइन के बारे में डिस्कस कर लिया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी वाटरवेज। तो वाटरवेज की अगर हम लोग बात करें, इंडिया जो है वाटरवेज को सिंस एंशिएंट टाइम ही वाटरवेज को यूटिलाइज कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये नया आइडिया है। तो सिंस एंशिएंट टाइम इंडिया is utilizing its waterways through या with other नेशन। तो इन्हीं वाटरवेज के थ्रू हम लोग कॉमर्स प्रमोट करते थे एज वेल एज अपने कल्चर को भी जो है प्रमोट करते थे। सो दिस हेल्प टू प्रमोट कॉमर्स या ट्रेड कह लो, चलो कॉमर्स ही कहते हैं, कॉमर्स एंड कल्चर। और इसका अगर हम लोग डेटा भी चाहें तो आप 17th-18th सेंचुरी का अगर डेटा उठा लोगे तो यू विल फाइंड कि पूरे वर्ल्ड ट्रेड का इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड ट्रेड में लगभग 20% से भी ज्यादा का कंट्रीब्यूटर था। तो दैट इज द रीजन ये सिग्निफिकेंट तो शो होता है कि हाँ वाकई में इंडिया बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता था और उसको अपना जो वाटर के थ्रू कनेक्शन था पूरे वर्ल्ड से उसने अपना मेंटेन किया हुआ था। ठीक है, गुड। अब प्रेजेंट टाइम की बात करें, प्रेजेंट टाइम के कंटेक्स्ट में, प्रेजेंट में भी इंडिया मानता है कि वाटरवेज जो है एक बेहतर ऑप्शन है ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। जो हमारे रूट्स ट्रांसपोर्ट के मेथड अवेलेबल है, वाटरवेज भी एक बेहतर मेथड है। उसका रीजन है वाटरवेज का अगर आप बेनिफिट देखो, वाटरवेज का बेनिफिट अगर आप देखो, यू विल गेट रियलाइज कि क्यों गवर्नमेंट इन सब चीजों को प्रमोट करता है। एक तो चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता मेथड है ये। नाउ कैसे? तो एक डेटा से पता चलता है कि अगर आप 1 टन कोई एक प्रोडक्ट है, कोई एक प्रोडक्ट का मतलब सारे सामान है, 1 टन है, उसको 1 किलोमीटर लेके जाना है, 1 किलोमीटर। तो अगर आप रोड से जा रहे हो, अगर आप रोड के थ्रू इसको लेके जाते हो तो लगभग कॉस्ट पड़ेगा 2 रुपए से लेकर 4 रुपीज के बीच में, 2 से 4 रुपए के बीच में जो भी पड़ेगा 1 किलोमीटर जाने का कॉस्ट। तो ओवरऑल ऐसे जो है क्या हो जाता है, प्रोडक्ट का पूरा कॉस्ट बढ़ जाता है ना। क्योंकि अब कंपैरिजन देखो, यही अगर रेलवे से लेके जाना हो तो सेम चीज, रेलवे से सेम प्रोडक्ट को लेके जाना है तो 0.80 पैसा से लेकर लगभग 1.5 रुपीज, 1.5 रुपए का अंतर हो जाता है। इसलिए आजकल बड़ा एक न्यूज में भी कभी कभार आता है, देखोगे कि ट्रेन से जो है जो मालगाड़ी होता है, ट्रेन, उसके ऊपर जो है कई सारे ट्रक रख देते हैं, बहुत दूर तक लेके जाते हैं ताकि कॉस्ट कम हो जाए ना। और अगर वाटरवेज को हम लोग इससे कंपेयर करें तो, वाटरवेज को कंपेयर करें तो लगभग पॉइंट यानी कि 20 पैसे से लेकर 50 पैसे के बीच में कुछ भी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज्यादा ड्रास्टिक इंपैक्ट पड़ रहा है। और ये इसलिए मेजर कंसर्न है क्योंकि कोई भी इकोनॉमी में ट्रांसपोर्ट मेजर रोल प्ले कर रहा है। हमारे कंट्री में लगभग समवेयर अराउंड 14% कॉस्ट लगता है ट्रांसपोर्ट का, और गवर्नमेंट का टारगेट है इसको एटलीस्ट सिंगल डिजिट में तो लेके आना। अब थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है कंटिन्यूअसली, बट समवेयर अराउंड दिस मच कॉस्ट लगता है ट्रांसपोर्ट का। यानी कि कोई प्रोडक्ट आप 100 रुपए मतलब 114 रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट करो, 14 रुपए उसमें ट्रांसपोर्ट का ही कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड है। अगर ये चीज कम हो जाए तो ओवरऑल प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट कम हो जाएगा तो उसकी बिक्री बढ़ेगी, इससे हमारा इकोनॉमी ग्रो होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। दूसरा बात क्या है, दूसरा अगर कम पैसा लग रहा है
तो होता क्या है ऐसा, एफिशिएंट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल का अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन होना, तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो जाता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। नेक्स्ट, एक जो कोई मेजर अगर इसमें चीज अट्रैक्ट करता है तो वो ये है कि बल्क अमाउंट ऑफ, बहुत हैवी अमाउंट ऑफ, मतलब कई अमाउंट में गुड्स को आप कैरी कर सकते हो। गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्ट, एक बार में आप जो है बल्क अमाउंट ऑफ गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो ये मेजर बेनिफिट्स हैं जिसके कारण जो है इंडिया भी अपने जो भी वाटरवेज है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो इंडिया के दो तरीके से वाटरवेज हम डिफाइन कर सकते हैं जब हम लोग बात करते हैं अपने इंडिया के वाटरवेज के बारे में। इंडियाज वाटरवेज, हम लोग इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। एक इनलैंड यानी कि विद इन कंट्री, है ना, कंट्री के अंदर ही, तो ये रिवर वगैरह और कैनाल वगैरह का एक्सप्लॉइटेशन होगा। एक्सप्लॉइटेशन नॉट इन द निगेटिव सेंस, पॉजिटिव कि हमें इसका फायदा उठाना है। रिवर हो गया, कैनाल हो गया। और व्हेन इट कम्स टू दी इनलैंड हो गया इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कह लो, इंटरनेशनल। तो ये जो ओशियंस वगैरह है, सी वगैरह है, उन रूट को एक्सप्लॉइट करना, सी एंड ओशियन के रूट को एक्सप्लॉइट करना। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इनलैंड से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमें ये समझ में आ गया क्यों गवर्नमेंट करना चाहती है, बेनिफिट आप समझ सकते हो, है ना। तो इनलैंड पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल को। इसको मिटा दो एक मिनट। सो इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज, इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने 2016 में एक एक्ट लेके आया जिसका नाम था नेशनल वाटरवेज एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत 111 रूट्स को, मतलब नेशनल वाटरवेज को नोटिफाई किया कि मतलब ऐसे पोटेंशियल हैं कि इन रूट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वाटरवेज के फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं। वाटरवेज का मतलब ये हो गया कि छोटे छोटे पोर्ट बनाना, मतलब नदियों के पास जो बनाओगे, है ना, उसके थ्रू ट्रेड वगैरह करना, सामान को भेजना, पैसेंजर्स को भेजना, ये सारी चीजें। ऐसे 111 जो लगभग समवेयर अराउंड 20,000 किलोमीटर का नेविगेशन पोटेंशियल शो करता है। नेविगेशन पोटेंशियल जो है शो करता है, जिनमें से अगर आज हम लोग प्रेजेंट टाइम में कंटेक्स्ट में बात करें तो लगभग मोर देन 6,000 किलोमीटर वाटरवेज यानी नेविगेशन जो है एक्टिव है। एक्टिव मतलब इसका यूटिलाइज हो रहा है फॉर दी, आप कह सकते हो गुड्स और पैसेंजर को इधर से उधर मूव करने के लिए। वो बात की बात है कि देखो पैसेंजर ज्यादा इसमें मूव इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। और टोटल नंबर ऑफ अगर देखें तो लगभग 32, अगर आप 2025 का डेटा लोगे तो लगभग 32 नेशनल वाटरवेज हैं जो ऑपरेशनल है। वाटरवेज जो ऑपरेशनल है मतलब काम कर रहे हैं। डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मोर देन 6,000। हमें कितने पढ़ने हैं, हमें कितने जानने हैं? ओनली 5 नेशनल वाटरवेज वी हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इतना ही दिया हुआ है। तो 5 नेशनल वाटरवेज उसके बारे में हम लोग समझते हैं, है ना। तो नेशनल वाटरवे 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो इसको समझने के लिए मैप बना लेते हैं ताकि बेहतर तरीके से समझ पाएंगे हम लोग। आपको बस ये करना है कि नाम वगैरह ध्यान से बुक उठा लो। आप बुक को आप चेक करोगे कौन सा नाम मैं सही बता रहा हूँ, कौन सा डेटा मैं सही दे रहा हूँ, उसको आप क्रॉस चेक करोगे, है ना।
ये इतना बाहर चला जाएगा ये। एक सेकंड रुको जरा, मैं इसको इधर बनाता हूं। तो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज हैं जिनको हमें जानना है। नंबर 1 नेशनल वाटरवेज 1 जो कि प्रयागराज से चलता है, प्रयागराज से हल्दिया, ये हमारा है। वैसे मैंने गलत जगह बना दिया है प्रयागराज, बस ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्या है, नेशनल वाटरवेज 1 जो कि लगभग 1620 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस कवर करता है। तो हल्दिया तक नेशनल वाटरवेज कहां से होके जाएगा, पटना। ऑब्वियसली बात है, ये रूट आपको पता होना चाहिए, पटना वाराणसी, वाराणसी पटना ऐसे होते हुए जो है यहाँ पहुंच जाएगा। नेशनल वाटरवेज 2 जो कि धुबरी से लेकर नेशनल वाटरवेज 2 असम में, ये आपका हो गया कौन सा, तो एक सादिया, हाँ सादिया, यहाँ पे सादिया ब्रिज है, सादिया से लेकर धुबरी तक, ठीक है, धुबरी। ये है हमारा नेशनल वाटरवेज 2 जो लगभग 890 किलोमीटर का है, तो 891 किलोमीटर का समवेयर अराउंड। ये हमारा हो गया नेशनल वाटरवेज 2, ठीक है। फिर आता है आपका नेशनल वाटरवेज 3, नेशनल वाटरवेज 3, ये यहां पे केरला में है। ये हो गया आपका असम में, ये आपका केरला में, ये हो जाता है आपका नीचे हो गया चंपकम। आप देखोगे जरा इसको बुक में, अगर मिल जाता है तो ठीक है। और यहां पे हो गया कोल्लम। तो इसमें कैनाल के थ्रू पास होता है, समवेयर अराउंड 205 किलोमीटर केरला कोस्ट। ये है हमारा नेशनल वाटरवेज 3, ठीक है, नेशनल वाटरवेज 3 केरला में। नाउ नेशनल वाटरवेज 4 जो कि काकीनाडा से पुडुचेरी को कनेक्ट करता है। नेशनल वाटरवेज 4 यहां पे है काकीनाडा, और ये हो गया आपका पुडुचेरी। इसमें ना सिर्फ ये कैनाल है, बेसिकली ये कैनाल के थ्रू आल्सो कनेक्ट रिवर। कौन से रिवर, यहां पे आपका आता है कृष्णा रिवर को भी इसी से कनेक्ट है, कृष्णा। और इधर से आता है आपका, इतना नहीं, यह आ जाता है आपका गोदावरी, जहां तक कनेक्टेड है, सारा नहीं, इधर तो इधर से रहा है। तो गोदावरी और कृष्णा दोनों रिवर भी कनेक्टेड है। ये लगभग 1078 किलोमीटर का है, ये आपका नेशनल वाटरवेज 4। एंड नेशनल वाटरवेज 5 आपका जो है, जो कि इसको कनेक्ट करता है यहाँ पे, नेशनल वाटरवेज 5 महानदी, इन सब रिवर को, महानदी और ब्राह्मणी रिवर को कनेक्ट करता है। इसको भी मैं ब्लू कलर से कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे महानदी रिवर और यहाँ पे ब्राह्मणी रिवर। सो नेशनल वाटरवे 5 जो कि उड़ीसा को कवर करता है। तो ये कैनाल के थ्रू ब्राह्मणी एंड महानदी रिवर को कनेक्ट करता है। और ये लगभग पैरादीप पोर्ट है, पैरादीप पोर्ट के पास जाके एंड होता है, पैरादीप पोर्ट के नियर। इसका डिस्टेंस हम लोग बात करें तो समवेयर अराउंड 588 किलोमीटर, 588 किलोमीटर, ठीक है। कहां पे है ये, उड़ीसा में।
उड़ीसा के मेजर पोर्शन को कवर करता है। ये वाला मेजर पोर्शन आंध्रा को कवर कर रहा है ना, ये केरला को कवर कर रहा है, ये यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इन सबको टच करता है, और ये असम को मेजर कवर करता है। और ये किस रिवर पे है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ये किस रिवर पे है? गंगा। ठीक है, तो ये हमारा इनलैंड वाटरवेज। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कहा ना, पोटेंशियल 111 नेशनल वाटरवेज बनाने का कंटिन्यूस बनाया जा रहा है। 32 जो है उसमें से ऑपरेशनल हो चुका है, 5 आपके बुक में दिए हुए हैं, इसलिए 5 हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग, ये तो हो गया इनलैंड, इसको और भी ज्यादा डेवलप किया जा रहा है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो पोर्ट्स वगैरह है उसके बारे में। ठीक है, इसको मिटाते हैं। इंटरनेशनल वाटरवेज, एक सेकेंड, इंटरनेशनल वाटरवेज। ना, इंटरनेशनल वाटरवेज का मतलब ये हो गया कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सी एंड ओशियन रूट्स। कहने का मतलब क्या है? सी एंड ओशियन रूट का एक्सप्लॉइटेशन। और ये किस चीज को हैंडल करते हैं? दैट इज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब सेल करना अदर कंट्री को, एंड इंपोर्ट। आई होप कि ये इसका मीनिंग आप जानते हो। एंड दीज वर कैरिड आउट थ्रू पोर्ट्स, जिसको आप लोग बोलते हो पोर्ट्स। तो पोर्ट्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो हमारे कंट्री में 2 तरीके के पोर्ट है, मेजर पोर्ट एंड आप कह सकते हो माइनर पोर्ट, या नॉन मेजर कह लो, ज्यादा सही रहेगा, नॉन मेजर। मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट, ये लगभग मेजर पोर्ट जो है प्रेजेंट टाइम में 12 मेजर पोर्ट है, नॉन मेजर पोर्ट लगभग 200 के आसपास या इससे ज्यादा ही है नंबर्स में। नाउ एक जो मेजर आप कह सकते हो जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये यूजुअली जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट को तो। और जितना भी कंट्री से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, दीज हैंडल ऑलमोस्ट 95% ऑफ फॉरेन ट्रेड। आप ये कह सकते हो कि पूरे जो कंट्री के अंदर जो ट्रेड होता है अदर कंट्री से, उसका 95% इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हो वॉल्यूम के टर्म में इससे हैंडल किया जाता है। और अगर आप इसको वैल्यू के टर्म में निकालना चाहो तो समवेयर अराउंड 68% है, 68% ऑफ फॉरेन ट्रेड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो माइनर पोर्ट को हम लोग वैसे भी नहीं देखेंगे, ठीक है, हम लोग बस जो मेजर पोर्ट्स हैं उनको लोकेट करेंगे, कहाँ कहाँ पे हमारे 12 पोर्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेस्टर्न वाले पोर्ट को समझते हैं, उसके बाद ईस्टर्न कोस्ट वाले पोर्ट को देखेंगे। तो ये हमारा प्यारा सा भारत है। एक्चुअली मैप बना के समझाने का थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आ जाता है ना। नाउ सबसे पहला इंपॉर्टेंट पोर्ट आ जाता है आपका वेस्ट में, यहां पे नंबर 1 जिसको बोलते हैं कांडला पोर्ट। नंबर 1 कांडला पोर्ट, जिसको प्रेजेंट टाइम में हम लोग बोलते हैं दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। कहां पे है? गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ एरिया में। इंपॉर्टेंट ये है कि इसको जब डेवलप किया गया था, मेजर टारगेट ये था कि उस टाइम तो इंडिया जो है ऐसा था हमारा, कुछ इंडिया हमारा ऐसा था, है ना। तो यहां पे कराची पोर्ट हुआ करता था।
कराची पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए जो है, डीकंजेस्ट करने के लिए कराची पोर्ट को, कराची हो गया, मुंबई पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। टू डीकंजेस्ट, टू रिड्यूस द कंजेशन ओवर पोर्ट और मुंबई नहीं, कराची कर लो, चलो मुंबई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को ही एक तरह से टारगेट किया गया था, तो कराची लिखते हैं, ठीक है। बट इंडिपेंडेंस के बाद इसको बेहतर तरीके से डेवलप किया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज प्रॉपर डेवलप्ड। अच्छा, इसी के आगे थोड़ा सा जो है मुंद्रा पोर्ट है, मुंद्रा जो अडानी पोर्ट शायद उसी को बोलते हैं, क्रॉस चेक करना है। ये आपका मुंबई पोर्ट हो गया, मुंबई पोर्ट, ये इंडिया के आप कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा वॉल्यूम मींस मोस्ट वॉल्यूम ऑफ, वो क्या है, लार्ज करेंगे ना, लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स कहेंगे हैंडल्ड, या लार्ज एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो है यहां पे हैंडल होता है, ठीक है। इसके बाद आता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, JNPT। इसके बाद आपका आ गया मुंबई पोर्ट के जस्ट बाद, तो मुंबई को डीकंजेस्ट करने के लिए JNPT, तीसरा हो गया आपका JNPT, नोवा शिवा इसी को बोलते हैं। खैर, JNPT का मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। आज के टाइम में सबसे मॉडर्न कोई पोर्ट है हमारे कंट्री में तो यही है, इट्स अ मॉडर्न पोर्ट ऑफ इंडिया। काफी प्रोडक्ट ये मैनेज करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड, ये हो गया सेकेंड। इसके बाद आप आओ मोरमागांव पोर्ट, ये है आपका गोवा में। इस पोर्ट से यानी कि फोर्थ पोर्ट से, मेजर पोर्ट फोर्थ मोरमागांव पोर्ट से जो है मेजॉरिटी ऑफ आयरन और प्रीमियम, जो हमारे कंट्री के अंदर प्रीमियम आयरन ओर होते हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहां पे मोर देन 50% आयरन और हैंडल्ड बाई पोर्ट, मतलब ये पोर्ट का ओवरऑल जो भी ये ट्रांसफर कर रहा है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, आयरन। सी आप ये भी देखो ना कि अगर इस लोकेशन को आप देखो तो यहाँ पे पेनिनसुला है और ये हमारे जो है डेक्कन प्लेट्यू यानी कि जो लावा से बना हुआ, दैट इज द रीजन यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाओ, कर्नाटका में है 5th नंबर, कर्नाटका में आपका मंगलुरु पोर्ट, यहां से भी क्या होता है, आयरन और ही एक्सपोर्ट होता है। इवन कुद्रमुख हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कर्नाटका में आयरन ओर है, कुद्रमुख से एक पाइपलाइन लगा हुआ है फॉर आयरन और स्लरी को ट्रांसफर करने के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हो, है ना। अब ये भी देखो, जो चीजें जहां पे जैसे अवेलेबल रहती है उन्हीं सब चीजों, जैसे ये दोनों हैंडल किस चीज को कर रही हैं, ये दोनों ही हैंडल कर रही हैं ज्यादातर आयरन ओर को ट्रांसफर करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। ये जो पोर्ट्स हैं वो कंट्री के इनलैंड, जैसे कि यूपी से प्रोडक्ट आ गया, पंजाब से आ गया, है ना, पंजाब से आ गया, JNK से आ गया, हिमाचल प्रदेश से आ गया, इन सब जगह से जो आ रहे हैं वो ये और ये वाले ज्यादा हैंडल कर रहे हैं। देन 6th आता है आपका जो सबसे सदर्न, दैट इज कोचीन पोर्ट।
कोचिन पोर्ट, जो वेस्टर्न कोस्ट का सबसे साउथ सदर्न मोस्ट मेजर पोर्ट है, ठीक है। ये केरला के आसपास, केरला के आसपास के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे चाय कॉफी वगैरह, इन सब चीजों को भी ये हैंडल करेगा, ठीक है। तो ये हमारे 6 मेजर पोर्ट हुए जो वेस्ट में है। अब हम लोग रिमेनिंग 6 डिस्कस करते हैं जो ईस्ट में मेजर पोर्ट्स है, इसको मिटाते हैं। सो ईस्टर्न कोस्ट के मेजर पोर्ट्स, ईस्टर्न कोस्ट मेजर पोर्ट्स, हम लोगों ने यहां से शुरू किया था, यहां तक आ गए थे, कोचीन तक आ गए थे, तो नीचे से ही शुरू करते हैं, थोड़ा ज्यादा फेमिलियर लगेगा। तो सबसे पहले नीचे तुतीकोरिन पोर्ट, तुतीकोरिन पोर्ट को हम लोग एक और नाम देते हैं, तुतीकोरिन पोर्ट को एक और नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं वीओ चिदम्बरम पोर्ट। बेसिकली ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया में सबसे पहला शिपिंग इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया था, है ना, शिपिंग कंपनी, फर्स्ट शिपिंग कंपनी इन्होंने बनाया था। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वीओ नाम देख लेना, मेरे से तो प्रोनाउंस भी नहीं होगा, शिपिंग कंपनी। खैर इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बस इतना जान लो कि ये जो है हमारा पूरे इंडिया का सदर्न मोस्ट पोर्ट है, सबसे ज्यादा साउथ में सदर्न मोस्ट पोर्ट, और ये है कहां पे, तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट चीज है, ये कंप्लीटली नेचुरल हार्बर है, मींस इसका लोकेशन ही ऐसा है नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो पोर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल था, नेचुरल हार्बर है। और ये ट्रेड किससे करेगा, एक्सपोर्ट हेल्प करता है, एक्सपोर्ट टू श्रीलंका, वैसे एक्सपोर्ट नहीं लिखना चाहिए मुझे, ट्रेड कह लो, ट्रेड टू श्रीलंका एंड मालदीव, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाओ, तो यहां पे दैट इज चेन्नई पोर्ट, तो ये आपका हो गया 7th नंबर, ये आपका हो गया 8th, चेन्नई पोर्ट जो है ये भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, और ये भी सेकेंड आफ्टर मुंबई पोर्ट इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म्स में, कार्गो हैंडलिंग में, इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आप यहां पे, तो ये आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम पोर्ट। सो 9th आपका है विशाखापट्टनम पोर्ट। एक तो ये लैंडलॉक्ड पोर्ट है, यानी कि थोड़ा सा अंदर जाके इसको मैनेज करना पड़ता है। पहला तो ये लैंडलॉक्ड पोर्ट, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट, और डिफेंस और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट्स स्ट्रेटेजिक पोर्ट, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सो इट्स स्ट्रेटेजिक मतलब थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको प्रोटेक्शन भी एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए डिफेंस एंड इंडस्ट्री के लिए से इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी सारे एक्सपोर्ट वगैरह तो कर ही रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर आप आ जाओ पैरादीप। अब ऐसा ये मत सोच लेना कि जो मैं डायग्राम बना रहा हूं एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन है, नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गड़बड़ हो सकता है, आप इस चीज को मैनेज करोगे। नेक्स्ट है आपका 10th पैरादीप पोर्ट, ये उड़ीसा में है। ये तो आपको पता चल ही गया होगा विशाखापट्टनम कहां पे है ना, आंध्रा में।
चेन्नई कहाँ पे पता ही है। तो उड़ीसा में इसका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है, मेजर रोल जो है मिनरल्स और इंपॉर्टेंट आयरन और को एक्सपोर्ट करता है। जापान ओपान यही लेके जाता है, यहीं से पारादीप पोर्ट से ही जाता है। अच्छा, अब इतने डिस्कशन में हमें एक बात तो समझ में आ गया कि हम लोग और बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। सो देयर इज ए पोटेंशियल कि हमें अपने और को, जो हमारा रॉ मटेरियल है, उसको फिनिश प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक कैपेसिटी डेवलप करना चाहिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल है ना डेवलप करने का, अच्छा खासा कंट्री को अर्न करने का। आप रॉ मटेरियल बेच रहे हो 1 रुपए में और वहीं फिनिश प्रोडक्ट बिक रहा है 10 रुपए में, तो 9 रुपए तो हम लॉस कर रहे हैं ना, हम रॉ मटेरियल बेच रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ आप हल्दिया पोर्ट। बट उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा कोलकाता पोर्ट को। कोलकाता पोर्ट, तो कोलकाता पोर्ट कहां पे डिस्कस करूं मैं, एक सेकंड रुकना, इसको जरा मैं मिटा दूं। तो 11th है हमारा कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट का एक और नाम है जिसको बोलते हैं नाम से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को आप जानते हो, एक बार आप पता करना। बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी थे हमारे कंट्री के, एक पॉलिटिशियन ऐसे थे जिन्होंने जनसंघ का फाउंडर थे, एक तरीके से वन ऑफ द फाउंडर ऑफ जनसंघ। अगर आपको जनसंघ के बारे में नहीं पता, इट्स बीजेपी, ठीक है, प्रेजेंट टाइम की बीजेपी। सो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पे ये पोर्ट है। इस पोर्ट की खास बात ये, इट्स ए रिवराइन पोर्ट, मतलब रिवराइन कोस्ट पे पोर्ट है। अब सोच के देखो, ऑन हुगली रिवर, अब सोच के देखो, जो हल्दिया पोर्ट हल्दिया तक इसे कनेक्ट था वाटरवेज से, तो सामान जो है इस वाले जोन से, जो भी यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए सामान होगा, इस वाले जोन से यहाँ तक लाके फिर उसको इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। तो रिवराइन पोर्ट है, तो इसके लिए, इसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ड्रेजिंग की जरूरत रहती है। ड्रेजिंग वर्क नीड फॉर इट्स फंक्शनिंग। ये भी एक तरह से जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है हमारा। ड्रेजिंग का मतलब क्या होता है? ड्रेजिंग का मतलब जैसे जो सिल्ट वगैरह है बैठ जाता तो उसको हटाना, फिर खाली करना, ताकि पोर्ट वगैरह शिप वगैरह आ सके, ठीक है। इसके बाद आता है आपका हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट जो है बनाया गया था इसको, जो है इसके वर्कलोड को कम करने की, टू रिड्यूस द लोड ऑफ कोलकाता पोर्ट, ठीक है। कोलकाता पोर्ट को रिड्यूस, तो ये थोड़ा सा और जो है बाहर की तरफ है, यहां से सामान जो है लेके जाओ, फिर अपना निकल के सीधे चले जाओ। तो हल्दिया पोर्ट, तो ये हमारे 12 मेजर पोर्ट्स हैं जो कि एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदर कंट्री से ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर चंक ऑफ वॉल्यूम हैंडल करता है। समवेयर अराउंड 95% हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके आसपास ही होगा, ठीक है, 95%। तो ये इसका जो है हमारे कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको मिटाते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑन द एयरवेज। बहुत शॉर्ट डिस्कशन होगा एयरवेज का। तो अब तक हम लोगों ने 2 मेथड डिस्कस कर लिया ट्रांसपोर्ट का, दैट इज लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटरवेज के बारे में डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एयरवेज। सो एयरवेज की अगर बात करें तो ये फास्ट है, क्विक है, जो सबसे मेजर आप कह सकते हो बेनिफिट, इट्स अ फास्ट एंड क्विक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और ये डिफिकल्ट टेरेन को भी बहुत इजी वे से हैंडल कर सकता है। मींस इट कैन इजीली क्रॉस डिफिकल्ट टेरेन। डिफिकल्ट टेरेन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हाई माउंटेन हो, उड़ के चलेंगे। इसके अलावा डेजर्ट एरिया हो, लॉन्ग डेजर्ट एरिया,
उसको क्रॉस कर गए इजी वे से। जंगल का एरिया हो बहुत लंबा चौड़ा, फॉरेस्ट एरिया, बहुत लॉन्ग ओशियन स्ट्रेच हो, ओशियन और या सी स्ट्रेच हो, इसको आप इजी वे से क्रॉस कर सकते हो। और यही इसको इंपॉर्टेंट बनाता है, इट कैन easily provide quick service even to inaccessible रीजन। जो आप इजी वे से एक्सेस नहीं कर पा रहे हो उन रीजन को भी ये क्विक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल बॉर्डर एरियाज में अगर बात करें, बॉर्डर एरियाज हमारे होते हैं, बॉर्डर एरियाज हो गए, वहां पे कोई क्विक सर्विस प्रोवाइड करना हो, कहीं फ्लडेड या इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन वहां पे सर्विस प्रोवाइड करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, हिमालयन रीजन की बात करें, फ्रिक्वेंटली वहां पे फ्लड वगैरह देखने को मिलता है। अब फ्लड वगैरह वाले जगह पे आपको क्विक सर्विस, मेडिकल इमरजेंसी, इन सब चीज को प्रोवाइड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपका एयरबेस। ठीक है, सो फ्लडेड रीजन है ना, फ्लड रीजन एग्जांपल के लिए आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी, इन सबको प्रोवाइड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपका एयरबेस। और इंडिया में है भी, जैसे एक पवन हंस करके है, पवन हंस हेलीकॉप्टर। अब ये बाकी सब तो चलो ठीक है, जो हमने इमरजेंसी वाला सर्विस ये तो बता ही दिया, ठीक है, बॉर्डर एरिया में खाना वाना प्रोवाइड करना हो हमारे जवानों को, इसके अलावा कोई इमरजेंसी। बट इसका एक और खास बात देख लो, इंडिया में जो ONGC कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ONGC, ये लोग अपने जो रिफाइनरी लगा रखा है या फिर ऑयल एक्सट्रैक्शन आप देखोगे तो ये ऑफशोर होता है। ऑफशोर का मतलब कहीं समुद्र के अंदर थोड़ा सा जाके, ठीक है, ऑफशोर लगा रहता है, ऑफशोर रिफाइनरी। अब अगर सोच के देखो, यहां पे इनको अपने वर्कर को पहुंचाना है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि रिफाइनरी में ही सब रहेंगे, रहते तो मान लो अपना सिटी के अंदर है। अब यहां से वर्कर को जाना है, तो वर्कर अगर पानी वाले जहाज से जाएगा तो 4 घंटा तो उसे पहुंचने में लग जाएगा, तो कोई मतलब रहेगा नहीं। तो इसलिए ये पवन हंस गिव सर्विस फॉर देयर वर्कर्स एज ए पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस। कहां पे? एट देयर ऑफशोर रिफाइनरीज। तो जो इनके रिफाइनरीज होते हैं वहां पे अपने वर्कर को पहुंचाना और ले जाने के लिए। तो आप ये समझ सकते हो, ना सिर्फ ये इमरजेंसी के लिए, इवन जो है आप कह सकते हो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहां पे इस तरीके के वर्क की जरूरत है वहां पे भी यूटिलाइज किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेके आए, दैट इज उड़ान स्कीम। थोड़ा सा ये कॉस्टली होता है, तो कॉस्ट को मैनेज करने के लिए उड़ान स्कीम, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर ट्रेवल कर ले। इसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक। इस पहली बात तो ये किसके अंडर में रहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्कीम प्रमोट कर रहा है रीजनल कनेक्टिविटी। ऑब्वियस है, मतलब जो एयर के थ्रू कनेक्टिविटी है उसी को, एयरवेज को, कनेक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है, मतलब पोर्ट्स वगैरह डेवलपमेंट, इन सब चीजों को प्रमोट करना। और ये कोशिश कर रहे हैं कि कॉमन पीपल कैन इजिली अफोर्ड एयरवेज, ताकि कॉमन मैन जो है इसको इजिली अफोर्ड कर सके। तो इसके लिए कई रीजनल कनेक्टिविटी, कई सारे पोर्ट्स को डेवलप करना,
है ना। कॉस्ट इसी तरह ज्यादा से ज्यादा अगर कंज्यूम होने लगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो जाएगा, कंपटीशन होने के कारण भी कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ये हमारा एयरवेज है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्विक मेथड है, फास्ट है, हाँ थोड़ा सा कॉस्टली है, बस ये आप नोट कर लेना इंपॉर्टेंट में, कॉस्टली। ठीक है, तो ये हमारा जो है ट्रांसपोर्ट का जो लाइफ लाइन में एक पार्ट हो गया ट्रांसपोर्ट। बहुत ही छोटा पार्ट है हमारा कम्युनिकेशन, उसको डिस्कस करते हैं और हमारा चैप्टर हो जाए, इसको मिटा देते हैं। कम्युनिकेशन ना, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन का शेयर करना, आइडियाज का शेयर करना। सो शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, मैसेज फ्रॉम वन पर्सन या प्लेस कह लो टू अनदर प्लेस या पर्सन। अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें तो ह्यूमन सिविलाइजेशन used different means of communication। तो जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन चल रहा है किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट तो कर ही रहे हैं, कंटिन्यूअस इवॉल्व हुए रहे। जैसे आज के टाइम में बात करें टुडेस, तो आज के टाइम में इंफॉर्मेशन शेयर करने का सबसे बेहतर मेथड है इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल वगैरह के थ्रू आप शेयर कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है इंटरनेट के अलावा टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीफोन है ना, मोबाइल, कहने का मतलब मोबाइल, ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। आज अगर टुडे का लेक्चर में बात करें कम्युनिकेशन के टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो दो तरह का होता है मेजर। एक होता है आपका पर्सनल और एक होता है आपका मास कम्युनिकेशन। तो पर्सनल जैसे कि किसी का पर्सनल लेटर है ना, लेटर्स हो गया, मोबाइल पे बात करना ये भी हो जाएगा मोबाइल, इसके अलावा ईमेल हो गया एक्सेट्रा। मास का मतलब हो गया कि टीवी के थ्रू इंफॉर्मेशन, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल उसको ग्रैब कर रहे हैं। टीवी हो गया, रेडियो हो गया, रेडियो, टीवी, इसके अलावा मूवीज वगैरह, फिल्म, और क्या बोलोगे, सोशल मीडिया भी कह लो, सोशल मीडिया भी आज के टाइम में इसी में आएगा। ठीक है, तो इंडिया के कम्युनिकेशन मेथड को अगर डिस्कस करें तो सबसे पहला नाम आता है पोस्टल, इंडिया का पोस्टल सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया का पोस्टल नेटवर्क जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोस्टल नेटवर्क है। पोस्टल नेटवर्क ज्यादातर अगर देखा जाए तो ऑफिशियल काम, अब तो खैर चीजें काफी बदल चुकी है, लेकिन फिर भी ऑफिशियल काम में जो है पोस्टल मेथड एक बेहतर तरीके से कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो पोस्ट करने का दो तरीका है, मतलब दो मेथड यूज करते हैं। एक होता है फर्स्ट क्लास पोस्ट, फर्स्ट मतलब दो तरीके का पोस्ट कंसीडर किया जाता है, फर्स्ट क्लास पोस्ट या मेल कह लो, फर्स्ट क्लास पोस्ट की वजह मेल कहो, फर्स्ट क्लास मेल। इसके अंदर जो भी पर्सनल लेटर्स वगैरह है ये सब कंसीडर किए जाते हैं। लेटर्स है, किसी का लेटर्स आया हुआ है, किसी का एनवेलप है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल है ना, किसी का पोस्ट कार्ड है, ये सारी चीजें फर्स्ट क्लास में आता है। एंड सेकेंड क्लास में आपका आ जाता है सेकेंड क्लास मेल। मतलब फर्स्ट क्लास मेल का कहने का मतलब है कि ये ज्यादा, इसको क्विक डिलीवर करना है। इस चीज पे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या किया जाता है कि फर्स्ट और क्लास सेकेंड क्लास में डिवाइड किया गया। सेकेंड क्लास में क्या आता है, सेकेंड क्लास में जैसे किसी ने मैगजीन का कोई सब्सक्राइब कर रखा है, मैगजीन हो गया, कोई न्यूज़पेपर कोई सब्सक्राइब कर रखा है, न्यूज़पेपर है ना, कोई अलग, इन सब तरीकों को, इनको सेकेंड क्लास में, मतलब ये थोड़ा सा डिले हो सकता है ये
ऑफ व्यू से। सिटी के अंदर अगर डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सिटी के अंदर जो है डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 6 स्पेशल चैनल होते हैं, 6 स्पेशल चैनल्स ऑफ मेल डिलीवरी का, नॉट ईमेल, पोस्ट वाले की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो आप बिग सिटीज की बात कर रहे हो, इन बिग सिटीज ज्यादा कुछ नहीं, बस एक तरह से जो है प्रेफरेंस देते हैं और कुछ नहीं है। तो जैसे राजधानी है, राजधानी चैनल है, मींस फास्टेस्ट मेथड, सेकंड मेट्रो हो गया, थर्ड ग्रीन हो गया, इसके अलावा फोर्थ बिजनेस हो गया, फिफ्थ आपका जो है बल्क मेल, सिक्स्थ आपका जो है पीरियोडिकल्स। तो ये एक ज्यादा जानने की इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चैनल्स है जिनके थ्रू सर्विस प्रोवाइड करना, बस ये इसी बेसिस पे डिवाइड है कि किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, किसको फास्ट मूवमेंट कराना है लेटर्स का। ठीक है, गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कम्युनिकेशन मेथड जिसको बोलते हैं, जैसे टेली कम्युनिकेशन, एक है आपका टेली कम्युनिकेशन। हमारा कंट्री जो है टेलीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेल कनेक्टेड टेलीकॉम नेटवर्क है। पहले जो है, आज के टाइम में तो इसका उतना ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, लेकिन फिर भी आज के टाइम में ज्यादातर लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उनको लगेगा नहीं। पहले जो है होता था एसटीडी, जिसको बोलते थे सब्सक्राइबर। इस वाले पॉइंट को बुक में थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए, है ना। ठीक है, पुरानी चीजों को भी अटैच रखना चाहिए, बट सही है। सब्सक्राइबर, ट्रंक डायलिंग, तो एसटीडी कॉलिंग। इसके अलावा जो है आप मोबाइल का यूज कर सकते हो, ईमेल का यूज कर सकते हो, मोबाइल तो वो भी टेलीकॉम में ही आएगा, एक्सेट्रा। सो वेल कनेक्टेड है। मास कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मास कम्युनिकेशन में आपका टीवी, रेडियो वगैरह सब प्रॉपर वर्क करता है। कम्युनिकेशन जो है मेजर रोल प्ले करता है पीपल को एजुकेट करने के लिए, टू एजुकेट पीपल, टू एंटरटेन और एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेट मतलब हर एक एस्पेक्ट में तो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हो ही रहा है, ये हो गया। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में भी, अरे बहुत सारी बातें लिख सकते हो। कल्चर को स्प्रेड करने में ये सारी चीजें कम्युनिकेशन। एंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, कम्युनिकेशन जो है असिस्ट करता है ट्रेड को, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये था हमारा कम्युनिकेशन, और इसको मिटाते हैं और बस छोटे मोटे कुछ और बातें हैं टूरिज्म के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। सो इंटरनेशनल ट्रेड हमारा टॉपिक है बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड, तो कुछ टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए, सबसे पहला जैसे ट्रेड ही अगर बात करें, ट्रेड क्या होता है? इट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज between people एंड स्टेट मतलब गवर्नमेंट, अदर गवर्नमेंट के बीच, लोगों के बीच गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज होना, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। मार्केट किसको बोलते हैं? मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे सेलिंग एंड बाइंग एक्टिविटी अकर। एक सिंपल मतलब टर्मिनोलॉजी को हम समझ रहे हैं, एक्टिविटी अकर्स, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड के कंटेक्स्ट में दो टर्म आते हैं जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट
means selling to other countries. Import, that is buying from other country. अदर कंट्री से अगर हम कुछ ला रहे हैं तो वो इंपोर्ट हुआ। इसी में एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये मैं अभी इसलिए बता दे रहा हूं, एक तो बुक में मान लो है, लेकिन आगे चल के ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स कितने वैल्यू का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मान लीजिए डॉलर में यूजुअली कंसीडर किया जाता है, तो टोटल कितने अमाउंट का हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितने वैल्यू का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो फेवरेबल क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करें, मींस फेवरेबल क्या होगा हमारे लिए। फेवरेबल क्या है, व्हेन एक्सपोर्ट जो है वैल्यू के टर्म में हमारा ज्यादा हो इंपोर्ट से। कहने का मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर पॉजिटिव होगा, मींस पॉजिटिव बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो हमारे लिए फेवरेबल हो। अनफेवरेबल यानी कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीजें होता क्यों है? सबसे बड़ा रीजन है ट्रेड का, खासकर इंटरनेशनल ट्रेड का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है मेजर इंपोर्ट करता है, हमारा वैसे निगेटिव है, याद रखना, हमारा अभी प्रेजेंट टाइम में निगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है। बहुत जीडीपी का बहुत कम परसेंटेज है, मतलब लगभग 2 से 3% है शायद, वो भी कम हो रहा है। तो निगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है। इवन अगर आज प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान से कंपेयर करोगे, उनका 40% के लगभग चला गया। साले वो गधे कुछ बनाते ही नहीं है। खैर, निगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। इंपोर्ट में जैसे मेजर चीज है हमारा पेट्रोलियम आइटम्स। हमारे यहाँ जो है तेल का कुआं तो है नहीं, हमें पेट्रोल वगैरह मंगाना पड़ता है, क्रूड ऑयल हमें मंगाना पड़ता है। और खास बात ये है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं आज प्रेजेंट टाइम के कंटेक्स्ट में रिफाइंड पेट्रोलियम आइटम्स। और भी सारी चीजें करते हैं, लेकिन ये थोड़ा मजेदार चीज है ना। रसिया से हम लोगों ने ऑयल मंगा के उसको रिफाइन करके वही बेच रहे हैं, तो ये मजेदार चीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीजें हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जैसे प्रीशियस मेटल्स वगैरह हो गया। प्रीशियस मेटल्स यानी कि गोल्ड वगैरह हो गया, ये सारी चीजें। इंजीनियरिंग गुड्स, बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज है फर्टिलाइजर भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, है ना, जो मैंने डिस्कस किया था। पोटास तो है ही नहीं हमारे कंट्री में, पूरा करना पड़ता है। एक्सपोर्ट में हम लोग सॉफ्टवेयर, है ना, इंजीनियरिंग गुड्स, कंप्यूटर वगैरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, राइस वगैरह, सब बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये मेजर चीजें इंटरनेशनल ट्रेड में जो हमें डिस्कस करना था, एटलीस्ट टर्मिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे कंट्री के भी प्रोस्पेक्ट में। बहुत ज्यादा इंपोर्ट हमें करना भी ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाए। जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे आयरन ओर के बारे में, कितना सारा आयरन ओर जो है हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दीज थिंग्स नीड टू बी सॉल्व, कि हमें जो है आयरन से रिलेटेड इंडस्ट्री बनाना चाहिए। हम फिनिश प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें तो ज्यादा अर्न करने का हो रहेगा। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, अगर हम लोग अगर ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, मोर एक्सपोर्ट अगर करेंगे, तो हमारी अर्निंग बढ़ेगी, मींस फॉरेन एक्सचेंज हमारा बढ़ेगा। अब वैसे इस चीज का रिलीवेंस ज्यादा है नहीं फॉरेन एक्सचेंज का, आगे चल के क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, ठीक है, अर्निंग बढ़ेगा। अर्निंग बढ़ने का मतलब ये हो गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा। सो अर्निंग क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्प्लॉयमेंट को, मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा जो है
इंप्रूव होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इसको मिटाते हैं और टूरिज्म एक लास्ट पॉइंट, फिर हम लोग चैप्टर को ओवर करेंगे। सो टूरिज्म, आज प्रेजेंट टाइम में टूरिज्म एक तरह से ग्रोइंग सर्विस इंडस्ट्री है, ग्रोइंग सर्विस इंडस्ट्री, और गवर्नमेंट भी इसको जो है प्रमोट करता है। और इसका मेन रीजन अगर देखा जाए तो मेन रीजन है इसका जो है, अगर इसका मेन रीजन देखोगे तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे रोड का बेहतर होना, है ना, रोड का बेहतर होना, एयरपोर्ट्स का बेहतर होना, है ना, इसके अलावा होटल्स वगैरह, ये सारी चीजों का बेहतर होना, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, यानी कि कनेक्टिविटी ओवरऑल हमारा स्ट्रांग हो गया, जिसके कारण ये ग्रो कर रहा है। और गवर्नमेंट ने भी बहुत कोशिश किया, गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी कई सारे हैं, इनिशिएटिव, जैसे एग्जांपल के लिए स्वदेश दर्शन, मीन्स आप अपने कंट्री को देखो, कंट्री की अलग अलग वेराइटीज को देखो आप, स्वदेश दर्शन। इसके अलावा विलेज को प्रमोट करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जैसे गवर्नमेंट जो है बेस्ट विलेज का अवार्ड भी देता है। जैसे अभी रिसेंटली असम में ब्रह्मपुत्र रिवर के पास एक विश्वनाथ घाट है, उसको जो है वाइब्रेंट विलेज का अवार्ड मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रसाद स्कीम, जिसके कारण जो भी हमारे रिलीजियस लोकेशंस हैं उनको जो है और भी बेहतर, उनको कह सकते हो बेहतर बनाना, रिलीजियस लोकेशंस को और भी ज्यादा बेहतर बनाना। और ऐसे स्कीम है, जैसे कि एक स्कीम है पर्यटन मित्र, इससे जो है स्किल डेवलपमेंट करने में मदद करना, स्किल डेवलप करना, ताकि ये जो है एक बेहतर गाइड बन सके इस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ओवरऑल इन स्कीम से हो क्या रहा है, इट प्रमोट, सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में एम्प्लॉयमेंट लेके आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट कैसे, सी, अगर कोई भी जो है कोई एक टूरिस्ट प्लेस हो रहा है तो वहां का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अर्न करेगा, ट्रांसपोर्ट, वहां का जो होटल वगैरह है वो सब की अर्निंग होगी। इसके अलावा जो गाइड वगैरह है उनकी अर्निंग होगी, है ना। जो उस लोकेशंस में लोकल हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, उनकी जो है सेलिंग बढ़ेगा, एक तरह से सेल उनका इंक्रीज होगा, सेल इंक्रीज होगा लोकल हैंडीक्राफ्ट्स के। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये इस तरह से हमारा जो कल्चरल इंटीग्रेशन है, वो भी क्या होगा, प्रमोट होगा कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का कल्चर जो है, इंडियन कल्चर से पीपल मोर अवेयर, ठीक है। तो कंट्री में कई तरीके के जो है आप कह सकते हो टूरिज्म है। जैसे टाइप्स ऑफ टूरिज्म की बात करें, टाइप्स ऑफ टूरिज्म, तो जैसे नंबर 1 मोन्यूमेंटल या हेरिटेज कह लो। हेरिटेज का मतलब ये हो गया जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वहां आप घूम सकते हो। मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस, है ना। तो ये एक तरह से कल्चर को प्रमोट करने का काम किया। इसके अलावा आप एडवेंचर कह लो, एडवेंचर जैसे माउंटेन्स वगैरह है, वहां पे ट्रैकिंग वगैरह, माउंटेन्स वगैरह है तो वहां पे ट्रैकिंग आप कर सकते हो। और राफ्टिंग कर सकते हो, जैसे बैक वाटर वगैरह होता है, बैक वाटर केरला वरला में
वहां पे आप राफ्टिंग कर सकते हो नदियों में, तो ये एडवेंचर में हो गया। तीसरा इको टूरिज्म कह सकते हो, इको टूरिज्म, टूरिज्म फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट वगैरह घूमने के लिए, फॉरेस्ट वगैरह घूमने के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए अरुणाचल प्रदेश, वाओ अरुणाचल प्रदेश इस कह सकते हो। एक हिमाचल प्रदेश में कुफरी करके एक गांव है, कुफरी विलेज, ये भी आप कह सकते हो कि इको टूरिज्म, या आप ऐसे भी कह सकते हो वेलनेस टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म ये भी इसी में आ जाएगा। इस तरह के जगह को फिगर आउट करना। आप मेडिकल टूरिज्म कह सकते हो, मेडिकल टूरिज्म, कहीं एक जगह आप जा रहे हो इलाज करवाने के लिए, पर्टिकुलर कोई एक लोकेशन हो जाता है जो फेमस हो जाता है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमारे कंट्रीज के जो आसपास के लोग हैं वो मेडिकल सर्विस लेने के लिए कंट्री में आते हैं। एंड सिक्स्थ है आपका बिजनेस टूरिज्म। सो नो डाउट इट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन कंट्री। तो इसके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ह्यूज पोटेंशियल है। और इसके लिए हमारे पास जो है क्या है, हमारे पास केरला है, आई मीन साउथ है पूरा का पूरा, हमारा नॉर्थ है, जे&के है, हमारा लद्दाख है घूमने के लिए बेस्ट लोकेशन। आप वेस्ट में चले जाओ, राजस्थान के अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं, नॉर्थ ईस्ट आई लव दोज प्लेसेस। तो आप खैर ये इससे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप चेक करोगे कहीं पे कुछ मिस्टेक होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसको करेक्ट करोगे, और अगर नहीं कर पाओगे तो आप मुझे बताओगे, मैं उसको जो है वापस से लेक्चर बनाना होगा तो क्लास बना दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज ना सिर्फ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, हमारा ये जियोग्राफी का बुक भी कंप्लीट होता है। तो आगे कल देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।